बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गैटलिन चैप्टर 49 को। जब भी हमारा कोई टिश्यू डैमेज हो रहा होता है तो वहाँ पे हमें पेन फील होती है ताकि हम उस टिश्यू को डैमेज होने से बचा सकें। दो तरह की पेन होती है, एक फास्ट पेन, एक स्लो पेन। डिफरेंसेस मैं इनका आपको बताता चला जाता हूँ जी। फास्ट पेन तकरीबन 0.1 सेकंड में ब्रेन तक पहुँचती है, स्लो पेन तकरीबन 1 सेकंड लगाती है ब्रेन तक पहुँचने में। फास्ट पेन के कुछ और नाम भी जैसे कि शार्प पेन, ब्रेकिंग पेन, एक्यूट पेन, इलेक्ट्रिक पेन। और ये जो स्लो पेन है इसके भी कुछ और नाम है जैसे कि थ्रॉबिंग पेन, रोजेशियस पेन, स्लो पेन, बर्निंग पेन, एकिंग पेन, ये सारी इसके नाम होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से बताना चाहूँ तो फास्ट पेन वो होती है जिसमें आप कहते हैं उई, जो बहुत ही अचानक फील होती है हमें, वो फास्ट पेन होती है जिस तरह किसी पेन के चुभने से, किसी गर्म चीज़ को लगने से, बहुत ही गर्म चीज़ को टच होने से या इस तरह से। और जो स्लो पेन होती है वो होती है जिसमें कहते हैं हाय हाय मेरे सर में दर्द, हाय मेरे घुटनों में दर्द, हाय मेरे पेट में दर्द, हाय। ये आगे बेसिकली स्लो पेन होती हैं। आमतौर पर याद करने के लिए बता रहा हूँ, ये चीज़ गैटलिन ने लिखी हुई। ठीक होगी बात। फिर अगर पेन की एंडिंग्स देखी जाए तो ये रिसेप्टर्स आमतौर पे फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि आपके पास स्किन पे मौजूद होती हैं। स्किन के अलावा बॉडी के अंदर भी आर्टिरियल वॉल्स पे, जॉइंट सर्फेसेस पे, फॉक्स सेरेब्रा, टेंडोरम सेरेब्रा, पेरिस ऑस्टियम वगैरह पे मौजूद होती हैं। पेन के कौन कौन से स्टिमुलस हो सकते हैं, या तो मैकेनिकल या थर्मल या केमिकल। बाकी लाइट से कोई पेन नहीं होती, हमें आवाज़ से कोई पेन नहीं होती, इन स्टिमुलस से होती है। मैकेनिकल और थर्मल फास्ट पेन कॉज करवाते हैं और स्लो पेन इन तीनों से कॉज होती है, यानी कि मैकेनिकल से, थर्मल से, केमिकल से। केमिकल कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें मिसाल के तौर पर सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, सब्सटेंस पी हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। जब भी कुछ डैमेज हो रहा होता है तो वो ये केमिकल्स रिलीज कर देता है और इसकी वजह से हमें पेन कॉज होती है जिसको हम केमिकल पेन कहते हैं। उसके अलावा पेन रिसेप्टर्स की नॉन अडेप्टिंग नेचर होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो अडेप्ट नहीं करते, बल्कि कई दफ़ा तो पेन और ज़्यादा होना शुरू होती है टाइम के साथ साथ, जिसको हम कहते हैं हाइपर एल्जेसिक इफेक्ट। शुक्र है पेन रिसेप्टर्स अडेप्ट नहीं होते, अगर अडेप्ट होना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपकी स्किन जलती रहती है, लेकिन आपको ऐसे पेन फील होना खत्म हो जाती है, तो फिर आप आराम से जलने देते हैं उसको और आपकी उंगली जो वो तबाह हो जाती है। सही होगी बात। फिर रेट ऑफ टिश्यू डैमेज एज स्टिमुलस ऑफ पेन, वो यहाँ पे ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि आपको जितना डैमेज हो रहा होता है ना उतनी पेन हो रही होती है। ऐसे नहीं है कि जितना डैमेज हो चुका है उतनी पेन नहीं, जब डैमेज हो रहा होता है तब आपको पेन हो रही होती है। जब टिश्यू जल रहा होता है एग्जैक्टली उस वक्त पेन हो रही होती है। तो पेन इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ टिश्यू डैमेज। उसके अलावा फिर ये बात एक्सप्लेन करें कि जब भी कोई टिश्यू डैमेज हो रहा होता है तो वहाँ से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, खास तौर पर जिस तरह के ब्रेडिकाइनिन रिलीज होते हैं, और ये ब्रेडिकाइनिन उन केमिकल सब्सटेंसेस में से जो कि पेन कॉज करवाते हैं। अगर आप किसी नॉर्मल टिश्यू में भी ब्रेडिकाइनिन को इंजेक्ट कर दोगे ना तो वहाँ के भी पेन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको वहाँ पर भी पेन होना शुरू हो जाएगी। टिश्यू इस्कीमिया, अगर किसी टिश्यू को ऑक्सीजन ना मिल रही हो तो जाहिर सी बात है वो टिश्यू भी डैमेज हो रहा है, यानी कि उसको भी ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है ना, तो उसकी डेथ हो रही है, तो वहाँ पे भी पेन कॉज हो जाती है, इंसान को पेन फील होना शुरू होती है। खास तौर पे जो इस्कीमिक एरिया होते हैं वहाँ पे लैक्टिक एसिड सिक्रीशन की वजह से पेन फील होती है हमें। फिर वो कह रहे हैं कि अगर एक टिश्यू, दो टिश्यू तो इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, एक एक्सरसाइज कर रहा है एक एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो जाहिर बात है जो एक्सरसाइज कर रहा है वो जल्दी वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाएगी क्योंकि वो उसकी डिमांड ज़्यादा है ऑक्सीजन की। मसल स्पैज्म की वजह से भी पेन होती है। क्यों पेन होती है? नंबर एक तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ मैकेनिकल रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं तो पेन होती है। नंबर दो, मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ ब्लड वेसल्स दब जाती हैं तो इस्कीमिया की वजह से पेन होती है। तो मसल स्पैज्म का एक डायरेक्ट इफेक्ट है, एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है। फिर ड्यूअल पाथवे फॉर द पेन, स्लो पेन का फर्क पाथवे है, फास्ट पेन का फर्क पाथवे है। जो फास्ट पेन है वो ए डेल्टा फाइबर के थ्रू जाती है, जो स्लो पेन है वो टाइप सी फाइबर के थ्रू जाती है। कुछ पेन्स में, कुछ सेंसेशन में हमें डबल पेन फील होती है। क्यों भाई? कोई चीज़ लगी, फौरी तौर पर फास्ट पेन का सिग्नल्स पहुंचे, पर थोड़ी देर तक स्लो पेन का सिग्नल्स पहुंचे तो हमें दो दफ़ा पेन फील हो जाती है। सही होगी बात। ड्यूअल पाथवे में जो फास्ट पेन के लिए वो होते हैं नियोस्पेनाथर्मिक ट्रैक, स्लो पेन के लिए होता है हमारे पास पेलियोस्पेनाथर्मिक ट्रैक। नियोस्पेनाथर्मिक ट्रैक जो है वो लेमेला 1 के अंदर साइनैप्स कर रहा होता है, जबकि स्लो पेन जो होती है वो लेमेला नंबर 2 और लेमेला नंबर 3 में साइनैप्स कर रही होती है। जो फास्ट पेन है वो न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट रिलीज कर रही होती है, जबकि स्लो पेन ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी को रिलीज कर रहा होता है। जो फास्ट पेन है तो उसको हम लोकलाइज अच्छा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आमतौर पर स्किन वगैरह में होती है ना, तो स्किन में टैक्टाइल सेंसेशन भी होती है और टच सेंसेशन जो होती है वो बड़ी अच्छी लोकलाइज हो पाती है। पेन की तो लोकलाइज नहीं होती लेकिन टच हो पाती है। हम टच से पता लगा लेते हैं कि फास्ट पेन कहाँ पे हो रही है, जबकि स्लो पेन के साथ कोई ऐसा टच की सेंसेशन नहीं होती, तो इसलिए स्लो पेन को हम अच्छा लोकलाइज नहीं कर पाते। एक और डिफरेंस ये है कि फास्ट पेन आमतौर पर स्किन वगैरह में होती है, जबकि स्लो पेन स्किन में भी हो जाती है और डीप टिश्यूज में भी हो सकती है। और कौन से डिफरेंसेस हैं? बस हाँ, फास्ट पेन जो होती है वो हमारे पास थैलेमस के पोस्टीरियर न्यूक्लियर ग्रुप तक और वेंट्रोबेजल कॉम्प्लेक्स तक जाती है, जबकि स्लो पेन के सिर्फ 10 to 25% फाइबर्स थैलेमस तक जाते हैं, बाकी सारे लोअर ब्रेन एरिया तक चले जाते हैं। और जो थैलेमस तक जाते हैं वो थैलेमस के इंट्रालेमरल न्यूक्लियस और वेंट्रोलेटरल कॉम्प्लेक्स तक जाते हैं। यही बात थी जो हमने। अच्छा, उसके अलावा सर्जिकल इंटरप्शन ऑफ पेन पाथवे, अगर पेन पाथवे को आप काट दो तो जाहिर सी बात है इंसान को पेन फील नहीं होगी। कई दफा होता है कैंसर हो गया तो इंसान को पेन होती जा रही है, तो हम वो जो पेन के पाथवे थे उनको कट कर देते हैं। अलबत्ता कट करने के कुछ अर्से बाद दोबारा पेन फील हो सकती है बंदे को। क्यों फील हो सकती है? क्योंकि हो सकता है हमने तो मिसाल के तौर पर अगर राइट साइड के पेन फाइबर को कट किया था तो हो सकता है कि सारे फाइबर्स, मैं दोबारा बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे अगर पेन फील हो रही हो ना तो चूंकि पेन के फाइबर्स डिक्यूसेट करते हैं तो हम राइट साइड के स्पाइनल कॉर्ड को काट देते हैं। अब हो सकता है कुछ फाइबर्स ना डिक्यूसेट करके जा रहे हों, इस वजह से पेन फील हो रही है। और ये भी होता है कि टाइम के गुजरने के साथ साथ कुछ और जो ट्रैक्स जा रहे थे वो पेन के सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से टाइम के गुजरने के साथ साथ पेन दोबारा फील होना शुरू हो जाती है।
स्पेशल कैपेबिलिटी, पेन सिग्नल्स जो होते हैं वो जनरली ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी करते हैं, ब्रेन को ओवरऑल एक्साइटेड रखते हैं। इसी वजह से अगर आपको बहुत शदीद दर्द हो रही हो तो आपका ब्रेन एक्साइटेड रहता है और आपको नींद नहीं आती। फिर पेन सप्रेशन की बात करते हैं। पेन सप्रेशन में 3 मेन एरियाज इन्वॉल्व होते हैं, पेरिक्यूलेक्टल ग्रे मैटर और पेरीवेंट्रिकुलर एरिया नंबर 1, नंबर 2 रेफे मैग्नस न्यूक्लियस और रेफे रेटिकुलरिस पैराजेनेटोसेलुलरिस, और नंबर 3 आते हैं हमारे पास डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सही के बाद जब हम इनमें से किसी एरिया को स्टिमुलेट करते हैं तो पेन की सेंसेशन कम हो जाती है। कुछ हायर ब्रेन एरियाज भी पेन के सेंसेशन को कम करते हैं। ये वो हायर ब्रेन एरियाज हैं जो कि बेसिकली इन रीजन्स को एक्साइट कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हाइपोथैलेमस का पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियर या हाइपोथैलेमस में मौजूद मीडियल फोरब्रेन बंडल, ये भी पेन को कम करते हैं क्योंकि ये इनको एक्साइट कर देते हैं। सही के बाद पेन को कम करने के लिए कौन से सब्सटेंस रिलीज होते हैं, एनकैफ्लिन और सेरोटोनिन वगैरह पेन को कम करते हैं। ये खास तौर पे हमारे पास जो सेंसरी रूट होता है, इस सेंसरी रूट को इनहिबिट करते हैं ताकि पेन के सेंसेशन ब्रेन तक पहुंच ही ना सके। सही के बाद पेन के कौन से फाइबर्स होते हैं, टाइप सी और टाइप ए डेल्टा, तो इन फाइबर्स को उन्होंने इनहिबिट कर देना है। प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन भी करते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन भी करते हैं। फिर ब्रेन का ओपिएट सिस्टम आता है। यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि हमने देखा है कि जब इन रीजन्स में हम लोग मॉर्फिन डालते हैं तो इन रीजन्स में पेन की कमी आ जाती है। तो हमने कहा अगर मॉर्फिन काम कर रही है तो इसका मतलब मॉर्फिन जैसे रिसेप्टर्स मौजूद थे ना, तो बॉडी में मॉर्फिन की तरह के कुछ और सब्सटेंसेस भी होंगे। तो बिल्कुल बॉडी के अंदर तकरीबन अबाउट डजन सब्सटेंसेस होते हैं। ये सारे सब्सटेंसेस जो कि मॉर्फिन जैसे हैं वो सारे सब्सटेंसेस इन 3 तरह की प्रोटीन से टूट के बनते हैं। कौन सी प्रोटीन है, प्रो ओपियम मेलानोकॉर्टिन, प्रो एनकैफ्लिन और प्रो डायनॉर्फिन। ठीक है, इनसे टूट के बनते हैं मॉर्फिन जैसे सब्सटेंसेस। और उन सब्सटेंसेस की क्या मिसाल है, जैसे कि हो गया आपके पास मेट एनकैफ्लिन, बीटा एंडोर्फिन, ल्यू एनकैफ्लिन, डायनॉर्फिन, ये सारे वो सब्सटेंसेस हैं जो कि मॉर्फिन की तरह के हैं, पेन को कम करने में रोल प्ले करते हैं। फिर वो ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी जगह पे पेन फील हो रही है तो हम वहाँ पे कोई और स्टिमुलस देते हैं। आपको पेन हो रही है तो आप मालिश करते हो, होता क्या है कि मालिश के जो फाइबर हैं वो पेन को इनहिबिट करते हैं ड्यू टू लैटरल इनहिबिशन, तो ऐसे से पेन इंसान को कम होना शुरू होती है। इसी तरह कुछ लेनिमेंट्स क्रीम्स भी होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर जोड़ों में दर्द है तो वहाँ पर ये क्रीम लगा ली। अब होगा ये कि इस क्रीम की जो सेंसेशन है ये इरिटेशन कॉज करेगी और इरिटेशन कैरी करने वाले फाइबर्स जो हैं वो पेन वाले को इनहिबिट कर देंगे, तो ये भी आपके पास। इसी तरह चाइनीज़ लोग एक्यूपंक्चर करते हैं, आपने देखोगे स्किन पे वो सुइयों से लगा जाते हैं। होता ये है कि सुइयों के जो सेंसेशन लेकर जाने वाले फाइबर होते हैं वो पेन को कम कर देते हैं, पेन वाले फाइबर्स को। ये वही वाली बात है, सर दर्द को कम करने के लिए पाँव पे कुल्हाड़ी मार लो। ऑल राइट जी। ट्रीटमेंट ऑफ पेन बाय इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, अगर आप जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी पेन वाले पाथवेज को इनहिबिट कर सकती है और उस इनहिबिशन की वजह से भी पेन कम हो जाएगी। फिर रेफर्ड पेन, इससे बेसिकली होता ये है कि बॉडी में किसी एक जगह पे पेन हो रही है, टिश्यू डैमेज हो रहा है, लेकिन हार्ट में टिश्यू डैमेज हो रहा था, हार्ट को कैरी करने, हार्ट का सेंसेशन को कैरी करने वाले जो फाइबर्स हैं वो इन दोनों ऑरेंज न्यूरॉन्स को एक्साइट करते हैं। ये ऑरेंज न्यूरॉन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं। ये ऑरेंज न्यूरॉन आमतौर पे लेफ्ट शोल्डर की सेंसेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब हार्ट की पेन इन दोनों को एक्साइट करती है तो हमें लगता है लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रही है, तो पेशेंट आता कहता है मुझे लेफ्ट शोल्डर में बड़ी पेन हो रही है, हालांकि ये लेफ्ट शोल्डर में रेफर्ड पेन है। हकीकी पेन जो कॉज हो रही है वो हार्ट में कॉज हो रही है। तो हमें क्यों ऐसा धोखा लग रहा है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स दोनों के लिए एक ही यूज़ हो रहे हैं। ये आमतौर पर रेफर्ड पेन की वजह ये होती है कि इन दोनों का एम्ब्रियोलॉजिकल ऑरिजिन सिमिलर होता है। सही होगी बात। फिर विसरल पेन को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे विसरास के अंदर जो पेन होती है, बात तो ये है कि विसरास के अंदर पेन रिसेप्टर्स थोड़े होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं, इसलिए कई दफ़ा होता है कि अगर आप विसरा की एक पर्टिकुलर जगह पर कट लगा दो होते पेन फील ही ना हो। पेन का फील होती है जब विसरा की एक बहुत बड़े पोर्शन में कोई मसला आ रहा हो तो उसकी वजह से हमें पेन फील होती है। तो किस तरह के मसले आ सकते हैं जी विसरास के अंदर, उसको वो यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। या तो इस्कीमिया और है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, काफ़ी बड़े रीजन में पेन फील होगी, या फिर केमिकल स्टिमुलस है, जिस तरह आपके पेट के एंजाइम्स अगर पेट से बाहर आ जाए किसी पंक्चर की वजह से या किसी अल्सर की वजह से, तो वो ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़ा एरिया इफेक्ट होगा, इंसान को पेन फील होती है। वेरी सिमिलरली स्पैज्म ऑफ अ हॉलो विस्कस, कोई आपकी इसी तरह से पेट वगैरह हो गया, वहाँ पे अगर कुछ मसल का स्पैज्म है तो मसल का स्पैज्म डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर्स भी करता है, ब्लड वेसल को भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी वजह से हमें क्रैम्प्स में पेन फील होगी। क्रैम्प्स में क्यों फील होती है भाई, मिसाल के तौर पर जब पेरिस्टाल्सिस होगा तब ज़्यादा पेन फील होगी, पेरिस्टाल्सिस नहीं हो रहा पेन थोड़ा कम फील होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जब पेरिस्टाल्सिस होगा तो मसल स्पैज्म मजीद इंक्रीज कर जाएगा ना। तो यही वजह आपके पास, तो ये हमने देख लिया स्पैज्म ऑफ हॉलो विस्कस की वजह विसरल पेन हो जाती है। ओवर डिस्टेंस, पेट में खाना बहुत ज़्यादा तुंदी है, पेट बहुत स्ट्रेच हो गया, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, इसकी वजह से पेन हो जाती है। और कुछ विसराज इनसेंसिटिव टू पेन होते हैं, जिस तरह लंग्स का एल्वेलाई हो गया या आपके लिवर के अंदर का पेरेन्काइमा हो गया, दे आर टोटली इनसेंसिटिव टू पेन। हाँ अलबत्ता लंग का जो कैप्सूल है या लंग्स के बाद जो प्लूरा होता है वो बहुत सेंसिटिव है पेन के लिए, लिवर का कैप्सूल बहुत सेंसिटिव है पेन के लिए, लेकिन लिवर का अंदर वाला टिश्यू जो है वो दैट इज टोटली नॉट सेंसिटिव टू पेन। फिर पैराइटल पेन का जिक्र कर रहे हैं। अब होता ये है कि विसरा का कोई मसला है, लेकिन उस विसरा की वजह से उस विसरा के प्रॉब्लम की वजह से, विसरा की स्वेलिंग, उसकी इन्फेक्शन की वजह से पैराइटल पेरिटोनियम को टच होना शुरू होता है, पैराइटल पेरिटोनियम स्टिमुलेट होती है। पैराइटल पेरिटोनियम में बहुत अच्छे पेन रिसेप्टर्स मौजूद हैं, वहाँ से बहुत शार्प पेन, बहुत लोकलाइज्ड पेन हमारे ब्रेन तक पहुँचती है। विजरल पेन तो लोकलाइज नहीं थी ना, एग्जैक्ट बता ही नहीं पाते आपके पेट में किस जगह पर दर्द हो रही है, बल्कि आमतौर पर तो रेफर्ड पेन होती है। पेन हो रही है स्टमक में, फील होती है वो में गैस्ट्रो वाले रीजन में, पेन हो रही है हार्ट में, फील हो रही है लेफ्ट वाले शोल्डर में। सही होगी ना बात, तो यही यहाँ पर उन्होंने डिस्कस की हुई है।
ऑलराइट जी, अब ये जो लोकलाइजेशन का वो बता रहे हैं कि विजुअल पेन क्यों नहीं इतनी सी लोकलाइज होती। एक तो वजह ये हो गई कि रेफर्ड पेन चल रही है, ठीक है, पेन कहीं और हो रही है और वो किसी और जगह के सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स को एक्साइट कर रही है। और दूसरी वजह ये होती है कि पेशेंट के ब्रेन को इतना प्रॉपर अपनी बॉडी का पता ही नहीं होता। कोई पेशेंट अब ऐसे थोड़ी कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे ना स्टमक में एंटीरियर साइड पे थोड़ा मीडियली पेन हो रही है, उसको पता ही नहीं उसका स्टमक है कहाँ पे, क्या खाक बताएगा, उसको पता ही नहीं उसके लंग्स क्या होती हैं, लिवर क्या होता है, ये सब कुछ क्या होता है। तो इसलिए चूँकि ब्रेन को पता ही नहीं तो इसलिए भी आप बहुत एग्जैक्टली बता नहीं पाते। ये दो वजूहत है आपकी विजुअल पेन की लोकलाइज होने की। उसके बाद पैरेटल पाथवे फॉर ट्रांसमिशन का यहाँ पे कोई इतनी खैर इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस पैरेटल पाथवे जो होता है वो बहुत डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है। अब कुछ एब्नॉर्मलिटीज को डिस्कस कर रहे हैं। हाइपरएल्जीजिया यानी कि ज़्यादा पेन का फील होना, क्यों? नंबर एक, या तो रिसेप्टर्स सेंसिटिव ज़्यादा हुए हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइपरएल्जीजिया, या फिर सेंसरी पाथवे को कोई और एरिया फैसिलिटेट कर रहा है, यानी जो पेन पाथवे हैं वो फैसिलिटेट हो रहे हैं, उनको कहीं और से सिग्नल्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से ज़्यादा पेन फील होती है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरएल्जीजिया। सेकेंडरी हाइपरएल्जीजिया की एग्जांपल है स्पाइनल कॉर्ड या थैलेमस में कोई मसला हो, और प्राइमरी हाइपरएल्जीजिया का एग्जांपल है सन बर्न वाली स्किन पे कोई ज़्यादा पेन फील होती है, वो ये वाला मसला आता है। फिर हर्पीज जोस्टर, हर्पीज वायरस जो होता है वो किसी एक सेगमेंट के जो डॉर्सल रूट है इन नर्व्स के अंदर इन्फेक्शन कर देता है, जिस वजह से ये सेगमेंट स्किन का जिस एरिया को सप्लाई कर रहा था उस एरिया में इंसान को बहुत शदीद पेन फील होती है। सही होगी बात। तो ये हो गया हमारे पास शिंगल्स भी कहते हैं इसको, हम हर्पीज जोस्टर भी कहते हैं। हर्पीज वायरस इन साइटोप्लाज्म से होते हुए इस न्यूरॉन की या इन नर्व फाइबर की साइटोप्लाज्म से होते हुए जिन स्किन का जिस एरिया को ये नर्व फाइबर इनर्वेट कर रहा था उस स्किन तक भी पहुंच जाएगा हर्पीज वायरस और उस स्किन के अंदर भी खराबी पैदा करना शुरू कर देगा। फिर आता है नेक्स्ट टिक डोरेलेक्स, आधे मुंह का दर्द। इसमें ये होता है बेसिकली फिफ्थ नर्व हो गई या नाइन्थ नर्व हो गई, जब इनकी खराबी होती है तो जाहिर सी बात है ये नर्व आपके फेस को और इन जगहों को सेंसरी इनोवेशन दे रही होती हैं। तो इन नर्व्स के इनोवेशन या लीजन वगैरह हो गया तो हमें लगता है कि यार हाफ ऑफ द फेस में बहुत पेन फील होना शुरू हो जाती है इंसान को। होता कोई सादा सा रिसेप्टर, मतलब खाना स्वॉलो की है तो खाना स्वॉलो किया, सिंपल एक मैकेनो रिसेप्टर स्टिमुलस है ना, तो इसकी वजह से वैसे तो सिंपल सेंसेशन जानी चाहिए थी लेकिन इसकी वजह से शदीद पेन जाना शुरू हो जाती है, वो कुछ सेकंड तक पेन रहती है, या कुछ लोगों में तो खैर कॉन्टिन्यूसली पेन होती रहती है। तो ये बस ये आपके पास मसला बन गया। इस मसले को हल करने के लिए हम वो जो नर्व है उस नर्व को काट देते हैं। खासतौर पर अगर आपने फिफ्थ नर्व को कट करना है ना तो उसके सिर्फ सेंसरी रूट को कट करना चाहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि यार उस फिफ्थ नर्व को ना हम बिल्कुल जैसे ही वो नर्व क्रेनियम में एंटर होती है ना वहाँ से कट करें। क्यों? क्योंकि क्रेनियम में एंटर होते साथ ही उसका सेंसरी रूट और मोटर रूट थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। अगर कहीं और से नर्व को कट किया तो हो सकता है मोटर रूट पे कट हो जाए, और अगर मोटर रूट कट होगा तो ये बंदा च्यूइंग नहीं कर पाएगा। हम जैसे ही वो फिफ्थ नर्व क्रेनियल में एंटर होती है वहाँ पे उसके सेंसरी रूट को कट करते हैं ताकि मोटर रूट बच जाए और इंसान च्यूइंग फिर भी कर सके। सेंसरी रूट काट देंगे, अब उसको आधे मुँह में ना कोई सेंसेशन फील होगी तो ना दर्द फील होगी, ठीक है, ना उसको लीजन का कोई मसला। अच्छा, कई बार फिर भी मसला होता है, फिर भी पेन फील होती है। वो क्यों फील होती है? क्योंकि हो सकता है वो नर्व में नहीं, वो फिर उसके ऊपर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई लीजन थी, इस वजह से उसको पेन फिर भी फील होती है। फिर आता है ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम। अगर आधी स्पाइनल कॉर्ड को काट दिया जाए तो जिस साइड से स्पाइनल कॉर्ड को काटा जाएगा उस काट दिया जाए या कोई लीजन हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड में कोई मसला हो जाए, तो जहाँ भी स्पाइनल कॉर्ड में वो मसला कॉज हो, ये देखो जी, स्पाइनल कॉर्ड में जिस जगह पे भी लीजन हुई है, लीजन से नीचे सेम साइड पे मोटर इनर्वेशन तबाह हो जाएगी, लीजन से नीचे सेम साइड पे वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोप्रोसेप्शन, यानी कि जो सेंसेशन डॉर्सो कॉलम में जा रही है वो तबाह हो जाएंगी, ठीक है। और लीजन से नीचे ऑपोजिट साइड की सेंसेशंस तबाह होंगी, ऑपोजिट साइड की वो सेंसेशंस जो कि एंटीरियर कॉलम से जाती हैं, जिसमें आपके पास टेम्परेचर आ गया, क्रूड टच आ गया, ये वो सारा कुछ हो गया, वो यहाँ से नीचे ऑपोजिट साइड की डैमेज होंगी। बस ये 3 बातें याद रख लो, ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम के बारे में बहुत काफ़ी हैं। अच्छा जी, फिर हेडेक के बारे में बता रहे हैं कि या तो हेडेक हमारे सर के अंदरूनी मसाइल की वजह से होगा या बैरूनी मसाइल की वजह से हो गया। इंट्राक्रीनल इश्यूज़ भी होते हैं और एक्स्ट्राक्रीनल इश्यूज़ भी होते हैं। एक तो बात याद रख लो कि जो हमारा ब्रेन है दैट इज़ टोटली इनसेंसिटिव टू पेन। इसी वजह से जब कोई ब्रेन का प्रॉब्लम होता है, ब्रेन डैमेज होता है, तो पेशेंट ये नहीं कहता मेरे सर में दर्द होती है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा ये हाथ नहीं हिल रहा। वो हमें बाद में पता चलता है कि इसका ब्रेन का कुछ एरिया डैमेज हो गया जिसकी वजह से हाथ नहीं हिल रहा। तो इसको मतलब ब्रेन डैमेज की वजह से तो कोई पेन नहीं हुआ ना, तो ब्रेन में आपके पास पेन का रिसेप्टर होता ही नहीं है ब्रेन के टिश्यू में। अलबत्ता आपकी खोपड़ी में ज़रूर होते हैं, वो आपके जो वेनस साइनसेस होते हैं उसमें मौजूद होते हैं, टेंटोरियम सेरिब्रम में होते हैं, फॉक्स सेरिब्रम में होते हैं, ड्यूरा मैटर में होते हैं, इन सारी जगहों पे पेन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे भी रेफर्ड पेन होती है। अब मिसाल के तौर पर जो टेंटोरियम सेरिब्राई है, अगर टेंटोरियम सेरिब्राई की टॉप वाली जगह पर टेंटोरियम सेरिब्राई बेसिकली होता ही है कि आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम इनके दरमियान में मेरेंजेस का एक फोल्ड मौजूद है, इस ये होता है टेंटोरियम सेरिब्राई। अब इस टेंटोरियम सेरिब्राई के ऊपर भी रिसेप्टर्स हैं, नीचे भी रिसेप्टर्स हैं। अगर इसके ऊपर साइड से कोई प्रेशर फील हो रहा है ना तो आपको रेफर्ड पेन फील होगी सर के अगले वाले हिस्से में, और अगर नीचे वाली साइड से पेन रिसेप्टर्स हो रहे हैं तो आपको इंसान को रेफर्ड पेन फील होती है कान के इर्द गिर्द, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल हेडेक। सही होगी बात। फिर टाइप्स ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर, या तो मेनिंजाइटिस होती है यानी मेनिंजेस की कोई इन्फेक्शन होती है जिसकी वजह से पूरे सर में दर्द होते हैं, या फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अगर आप कुछ इंसान का निकाल लें या नेचुरली उसका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कम हो जाए तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कम होने की वजह से जाहिर बात है अब ब्रेन उस वजह से फ्लोट नहीं कर पाएगा तो इंसान को पेन फील होती है। नंबर 3 माइग्रेन में हेडेक होता है। माइग्रेन होता है आधे सर का दर्द, बड़ा खतरनाक किस्म का दर्द होता है।
बेसिकली इसमें वो कह रहे हैं कुछ ना कुछ प्रोड्रोमल सेंसेशन भी होती है, यानी कि माइग्रेन डेवलप होने से पहले भी कुछ ना कुछ गड़बड़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो होता बेसिकली मसला ये है, हमारा ये ख्याल है कि बेसिकली जो ब्लड वेसल्स है ना, उनका कोई स्पैज़म वगैरह होना शुरू हो जाता है। उनके स्पैज़म की वजह से ब्रेन के किसी एरिया में कम ऑक्सीजन पहुंचती है। जब कम ऑक्सीजन पहुंचती है वो ब्रेन अपना फंक्शन छोड़ता है। उस ब्रेन के फंक्शन की वजह से वो प्रोड्रोमल सेंसेशन डेवलप होना शुरू हो गई, यानी कुछ गड़बड़े आना शुरू हो गई। जब मजीद ऑक्सीजन की कमी होगी तो ब्रेन में उस जगह पे हमें दर्द होना शुरू हो जाती है। अब वो ज़ाहिर सी बात है, एग्जैक्टली ब्रेन का स्कीम है तो नहीं रिस्पॉन्सिबल उसके लिए, वहाँ के जो आपके साइनसेस हैं उनके रिसेप्टर्स या इन जगहों के जो पेन रिसेप्टर्स हैं उनकी वजह से आज ये सर का दर्द होना शुरू होता है। फिर एल्कोहलिक हेडेक, बहुत ज़्यादा एल्कोहल के इंटेक की वजह से, क्योंकि एल्कोहल बताते खुद टॉक्सिक होती है, टिश्यू को डैमेज करती है, तो इंसान को हेडेक फील होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास 4 तरह के हो गए इंट्राक्रेनियल हेडेक के इशूज़। एक्स्ट्रा क्रेनियल हेडेक वो कह रहे हैं कि जनरल वाली मसल स्पैज़म की वजह से होती है, जिस तरह हमारे जो माथे के ऊपर, फोरहेड के ऊपर और अंदर भी जो सारे ये जो क्या कहते हैं इसको, हाँ बस फोरहेड के ऊपर और क्रेनियम के ऊपर आकर मसल होते हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है तो वो वाला मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं। उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी इंसान को हेडेक हो जाती है, उनके स्पैज़म की वजह से भी इंसान को हेडेक हो सकता है। फिर उसके अलावा नेज़ल साइनसेस और नेज़ल कैविटी, जैसे आपको जुकाम वगैरह में कभी सर भारी भारी होता है, सर दर्द फील होना शुरू होता है, तो वो बेसिकली ये होता है बिहाइंड द आइज़ आपके पास पेन होना शुरू हो जाती है। फिर वो बता रहे हैं कि आई के डिसऑर्डर्स की वजह से मसला बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी इंसान की लेंस कमज़ोर है, आई साइड वीक है, तो वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा उसकी मसल्स जान मारते रहते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और मसल्स की जान मारने से मसल्स का स्पैज़म होता है। हालांकि बहुत छोटे छोटे मसल्स हैं लेकिन फिर भी इंसान को दर्द होता है। तो आप लोगों को पता है जब किसी की आई साइड वीक होती है तो उसको ग्लासेस ना लगाने पर सर दर्द होता है ना, तो बेसिकली यही कॉज है सर दर्द का। उसके अलावा अगर आइस में कोई बहुत ज़्यादा लाइट पड़े, जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर आप सूरज को देखते रहो 1 मिनट तक, या मिसाल के तौर पे एक वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है, उस वेल्डिंग के स्पार्क को घूर घूर के देख रहे हो 1 मिनट तक, तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पेन फील हो सकती है। इसकी वजह से बल्कि रेटिना का डैमेज भी हो सकता है। अच्छा, जो ये बात है ना, वो बेसिकली ये मसल होते हैं, इस तरह के मसल होते हैं जो कि आपकी क्रेनियम कैविटी के ऊपर जा रहे होते हैं। इन मसल्स की टेंशन की वजह से पेन फील हो सकता है इंसान को। अच्छा जी, फिर थर्मल सेंसेशन की तरफ आते हैं। फाइनली हमारे पास थर्मल सेंसेशन बेसिकली 3 तरह की होती हैं, या कोल्ड, या वार्म, या पेन। जैसा कि बहुत ज़्यादा ठंड में भी पेन होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी में भी पेन होती है। ओवरऑल रिसेप्टर्स की टाइप्स तो आप कह सकते हो कि 4 हैं। कोल्ड पेन रिसेप्टर होते हैं, कोल्ड रिसेप्टर होते हैं, वार्म रिसेप्टर होते हैं, या हीट पेन रिसेप्टर्स होते हैं। कोल्ड रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में वार्म रिसेप्टर से निस्बतन ज़्यादा होते हैं, जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं 3 to 10 टाइम ज़्यादा होते हैं कोल्ड रिसेप्टर्स अक्सर जगहों पे। वैसे ओवरऑल टेम्परेचर के रिसेप्टर्स बॉडी में कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। लिप्स में ज़्यादा होते हैं, फिंगर्स में कम होते हैं, तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम ज़्यादा हो सकती है। कोल्ड रिसेप्टर्स ज़्यादातर वार्म रिसेप्टर्स ज़्यादातर फ्री नर्व एंडिंग टाइप के होते हैं और टाइप सी नर्व फाइबर को यूज़ करते हैं, जबकि कोल्ड रिसेप्टर ए डेल्टा फाइबर को यूज़ करते हैं। तो इनकी काफ़ी सारी शेप्स हो सकती हैं। कुछ कोल्ड रिसेप्टर भी टाइप सी नर्व फाइबर को यूज़ करते हैं, तो यानी कि उनकी भी फ्री नर्व एंडिंग ही होंगी। उसके अलावा वो ये बता रहे हैं कि ये ना बॉडी टेम्परेचर इसी तरह कोल्ड करते जाओगे तो कोल्ड रिसेप्टर एक्साइट होते चले जाएंगे, मजीद ठंड करोगे तो कोल्ड के रिसेप्टर कम हो जाएंगे, कोल्ड पेन वाला फील होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह अगर बर्फ आपके हाथ पे काफ़ी देर तक पड़ी रहे तो उस एग्जैक्ट जगह पे आपको बहुत पेन फील होना शुरू हो जाती है। वेरी सिमिलरली अगर आप गर्म करना शुरू करोगे तो अच्छा एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर में तो आपका कोल्ड रिसेप्टर और वार्म रिसेप्टर एक जितने एक्साइट हुए तो आप कहते हो ये तो नॉर्मल टेम्परेचर की भूखा है, कोई ज़्यादा ना ठंडी है ना गर्म है। आहिस्ते आहिस्ते जब आप एक्साइट करते रहते हो तो वार्म रिसेप्टर एक्साइट होना शुरू हो जाते हैं। अगर मजीद गर्म कर दोगे तो वार्म रिसेप्टर तो कम हो जाएंगे, हीट पेन वाले रिसेप्टर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपको गर्मी कम पेन ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा ठंड में भी पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट में भी पेन हो रही है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि फ्रीजिंग कोल्ड और बर्निंग हॉट इन दोनों में सेंसेशन तकरीबन एक जैसी होती है, इन दोनों में पेन ही फील हो रही होती है, ठंडा गर्म का खास फर्क रह ही नहीं जाता। अच्छा जी, जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है उस वक्त ज़्यादा पेन फील होती है या ज़्यादा टेम्परेचर फील होता है? जब टेम्परेचर कम हो रहा होता है, वैसे टेम्परेचर का चेंज हो रहा होता है ना, तो वो हमें ज़्यादा फील होता है। जब हम उस टेम्परेचर में रहना शुरू हो जाए तो वो आहिस्ते आहिस्ते हमारे रिसेप्टर्स थोड़े बहुत अडैप्ट हो जाते हैं। इसी वजह से जब आप ठंडे पानी में नहाना शुरू करते हो तो जैसे आप पानी के नीचे जाते हो, शुरू में पानी आपको बहुत ठंडा लगता है, फिर थोड़ा सा आप पानी से थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाते हो तो थोड़ा कम ठंडा लगना शुरू हो जाता है। वैसे सिमिलरली अगर आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा रहे हो तो शुरू में रोटी आपको बहुत गर्म लगती है और थोड़ी देर तक वो थोड़ी कम गर्म लगना शुरू हो जाती है, तो वो बेसिकली आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो थोड़े बहुत अडैप्ट कर गए हैं। जिस तरह मैं तेज़ बोल के शुरू में आपको समझ नहीं आती थी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आपको समझ आना शुरू हो गई है। अब कुछ लोग 1.5x में भी सुन लेते हैं, तो ये भी आपका जो आप अडैप्ट होता चाहिए, आपका ब्रेन जो है ना वो अडैप्ट होता जा रहा है। आई होप सो इंशाल्लाह हो रहा होगा अडैप्ट यार। अच्छा जी, मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ थर्मल, हाँ सिंपल सी बात है भाई, टेम्परेचर की वजह से ऐसा क्या होता है जो कि रिसेप्टर सेंसेशन को लेकर जाते हैं। तो भाई टेम्परेचर चेंज की वजह से मेटाबॉलिक चेंजेस इन द रिसेप्टर आती हैं, और मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से यकीनी तौर पे सेंसेशंस जो होती हैं वो जाती हैं, एक्शन पोटेंशियल जो होते हैं वो जनरेट होती हैं। स्पेशल सिचुएशन यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि अगर स्किन के थोड़े एरिया पर टेम्परेचर चेंज लग रही है तो उसको पहचाना थोड़ा मुश्किल है, स्किन के ज़्यादा एरिया पे लग रही है तो उसको पहचाना थोड़ा सा आसान है। जैसा कि अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस की पेंसिल है और ये
20 डिग्री सेल्सियस की, 5 डिग्री का फ़र्क है। अगर इन दोनों को मैं फिंगर पे यहाँ पे टच कर रहा हूँ और इसको भी फिंगर पे टच कर रहा हूँ तो बहुत छोटा सा एरिया जो कि सेंस कर रहा है, तो बड़ा मुश्किल है पहचानना, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूरा नहा रहा हूँ 20 डिग्री सेल्सियस के पानी से और पूरा नहा रहा हूँ 25 डिग्री सेल्सियस के पानी से, अब मैं ज़रूर बता सकूँगा इनमें से कौन सा पानी ठंडा है, कौन सा पानी गर्म है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स है जो कि सेंसेशन को लेकर जा रहे हैं। अगर आपको ये 2 पेज हो ना और आपसे को बताओगे कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है, तो उंगली लगा के बताना मुश्किल होगा, पूरा हाथ लगा के बताना आसान होगा, सिंपल सी बात है। ट्रांसमिशन ऑफ थर्मल सेंसेशंस की ट्रांसमिशन काफ़ी हद तक पेन से सिमिलर होती है। जब ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होते हैं तो पहली तो बात ये है कि एंटर होने के बाद ये एक दो सेगमेंट ऊपर नीचे जाना पसंद करते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ से एंटर हुआ, बजाय इसके यहीं पे सिनैप्स कर देता है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड में एक दो सेगमेंट ऊपर जाएगा, वहाँ जाकर सिनैप्स कर देगा, या होता है स्पाइनल कॉर्ड में एक दो सेगमेंट नीचे जाएगा, यहाँ जाकर सिनैप्स करे। तो ये जो ऊपर नीचे जाने की वजह से ये जो ट्रैक्ट बन गया इसको कहते हैं ट्रैक्ट ऑफ लीजार्स। इस ये ऊपर नीचे जाने के बाद फिर सिनैप्स कहाँ पे करते हैं, लेवल नंबर 1, 2 या 3, इन तीनों लेवल में सिनैप्स करते हैं। आपको याद होगा पेन भी इसी में सिनैप्स किया करती थी। सिनैप्स करके फिर जो ऊपर जाते हैं तो ब्रेन में कौन सी जगह पे पहुंचेंगे, वेंट्रोबेजल कॉम्प्लेक्स होता, थैलेमस हो गया, उसके अलावा रेटिकुलर एरिया तो ब्रेन स्टेम हो गया, और वो सारी चीज़ें वही वाले तकरीबन जो कि आपके पास पेन में थी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआएं दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।